चलिए देखिए, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें दिखी, तो ये पता चल गया कि ये तरंग जो है जा रही है। वायु के कण तो ऐसे भी नहीं दिखते, इसलिए जो वायु में विक्षोभ हो रहा है हमारी ध्वनि ऊर्जा के कारण वो नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी अगर आप लोग जो है डीजे वगैरह जो होता है उसको लेके जाके पानी में बजाएं, पानी के अंदर बजाएं, बजेगा बजेगा बजता है ना। बहुत ज़्यादा गहरा पानी नहीं तो पता लगे, मतलब आप देखेंगे तो फिर उसमें आपको दिखेगा कि किस तरीके से ध्वनि जा रही है। या उसको छोड़ो, डीजे बज रहा हो, एक थाली में पानी ले लीजिए, जहाँ बज रहा हो उसके सामने लेकर के जाइए तो उसमें देखेंगे पानी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। तो वो उस ध्वनि के चलने की जो है दिशा को, या आप ये कह सकते हैं ध्वनि के चलने के तरीके को वो दिखा रहा है, ठीक है। तो अब इसकी गति बहुत ज़्यादा होने के कारण हमें जो ध्वनि है हमारी उसकी बहुत ज़्यादा गति होने के कारण वो हमें दिखता नहीं, समझे ना। तो तरंग तो समझ में आ गया, माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है। तुम लोगों में चैप्टर ही है पूरा, बहुत बड़ा चैप्टर है, यूनिट है, पढ़ोगे अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन यहाँ समझने की कोशिश करिए, ठीक है। कितना समझ में आ गया। अब तरंग जो है जैसे प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा हमको मिलती है वहाँ से यहाँ तक, किसके माध्यम से मिलती है, किसके द्वारा मिलती है, तरंगों के द्वारा, ठीक है। बात समझे ना, तरंगों के द्वारा हमें मिलती है। तरंग के विषय में कुछ चीज हम समझते हैं। और तरंग का बहुत बड़ा रूप देखना है, एक रस्सी ले लो, रस्सी खूब तनी करके ऐसे खींच के छोड़ दीजिए, जैसे खींचेंगे उस पर ताकत लगाएंगे अपनी ऊर्जा देंगे ना, जैसे ही छोड़ेंगे वो ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक कुछ इस तरीके से पहुंचेगी, रस्सी ऐसे हो जाएगी। तो जो रस्सी में आपने यहाँ पे ताकत लगा के खींची थी वही ऊर्जा फिर इसको ऐसे ऐसे, ये तरंग चलने की क्या है, मतलब एक आपको तरीका दिखा रहा है कि ये तरंग ऐसे इस तरीके से चलता है, समझ में ना। ये वेव चलने का वो तरीका है, क्लियर हुआ। रस्सी वाले देख सकते हो, रबड़ ले लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, हाँ चोट तो लगेगी जो। अब देखो रबड़ तुम खींचे हो, ये रबड़ है, यहाँ खींचे हो, ये रबड़ है, ध्यान दीजिएगा, ताकत आपने यहाँ लगाई है, जब ये ऐसे छोड़ोगे तो यही ताकत जाकर के कहाँ लगेगी, आपके उंगली पे, वही चोट लगती है। तो वो किसके माध्यम से लेके गया, वो तरंग चलना जैसा ही है लेकिन वो गया रबड़ के माध्यम से गया वहां तक। अब रबड़ में जो है जब देखेंगे तो वो ऐसे ऐसे विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, वही तरंग चलने की दिशा है ना। तो वो चूंकि धीमी है हमें दिख गई, ये विक्षोभ मतलब ये जो है धीमा था चल लेकर तो हमें दिख गया, है ना। वही बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत तेज गति होती है तो हमें नहीं दिखता है, समझ में आ गया ना। अब तरंग के विषय में कुछ हम लोग समझते हैं, ये तो समझ में आ गया, ये तरंग चलता है क्यों जी, ये तरंग है, ये इस तरीके से चलता है, ठीक है। ये जो है आपका ये पार्ट कितनी वो अधिकतम ऊंचाई तक गया है, मध्यमान स्थिति से कितनी ऊंचाई तक गया है, ये इसको जो है हम कहते हैं उसका आयाम, क्या बोलते हैं, आयाम, ठीक है। यहां से चलना शुरू किया, एक बार ऊपर गया, एक बार फिर नीचे गया, फिर यहां तक, ठीक है। यानी कण ऐसे है, एक बार इधर जाएगा, फिर ऐसे इधर आएगा, फिर ये अपनी ये स्थिति जो होती है इसकी कौन सी स्थिति कहलाती है, मध्यमान की स्थिति। एक बार ऐसे गया, फिर ऐसे गया, वैसे एक बार ऊपर, फिर नीचे, फिर अपने मध्यमान स्थिति में चला गया, ठीक है। इस तरीके से हमने बोला ना कि विक्षोभ को ही किस नाम से जानते हैं हम लोग, कंपन के नाम से। अब तरंग इस तरीके से ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर वहां तक पहुंचने का मतलब ये एक बार ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर यहां तक पहुंचने को बोलते हैं एक कंपन। क्या बोलते हैं, एक कंपन, ठीक है। अब ये एक कंपन करने में जो इसका समय लगता है, एक कंपन करने में जो समय लगता है, ध्यान दीजिएगा, जो समय लगता है उस समय को हम बोलते हैं आवर्त काल, ठीक। क्या बोलेंगे, आवर्त। एक कंपन करने में जो समय लगे, ऐसा होने में जो समय लगे, ऐसा करने में जो दूरी तय करता है उसी को हम विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन, एक कंपन करने में। और जितनी दूरी ये चलता है उसी को एक चीज और कहेंगे हम, तरंग दैर्घ्य। क्या बोलेंगे, तरंग दैर्घ्य, या हम इसी को बोलते हैं तरंग की लंबाई। एक कंपन करने में वो जितनी दूरी गया है ना, और सभी कंपन करने में जितनी दूरी जाएगा वो टोटल उसका विस्थापन कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं एक कंपन का विस्थापन उसका क्या कहलाता है, तरंग दैर्घ्य। इसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, लैम्डा,
तरंग दैर्ध्य लैम्डा, ठीक है, ये लैम्डा का सिंबल है। धीरे धीरे सीखिएगा। तरंग दैर्ध्य से हमें यह पता चलता है कि उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, उस तरंग की, मतलब एक कंपन में वो कितनी दूरी तय किया हुआ है, ये तरंग दैर्ध्य होगी। बात समझ में आया? आयाम का मतलब वो कितनी ऊंचाई तक है। ध्वनि की तीव्रता जो होती है, या जो मतलब तरंग की तीव्रता होती है, वो डिपेंड किस में करता है? आयाम। जितना ऊपर जाएगा उसकी तीव्रता उतनी अधिक है ना। और जैसे अब वही है कि पिपीरी बजाएं, अब माइक बजाएं तो उसका आयाम कम होता है, लेकिन अगर बड़ा सा साउंड रखते हैं तो खूब तेज उसकी आवाज, मतलब ध्वनि निकलती है, इतनी ज्यादा तेज ऊर्जा निकलती है कि कंपन होने लग जाता है, तो उसका आयाम जो होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। ये पिपीरी का हो गया, वो तुम्हारा उसका हो गया, डीजे का हो गया। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पे समझते करिए। तो ये आयाम जो है उसकी तरंग की तीव्रता को बताता है, और ये तरंग दैर्ध्य बताता है उसकी लंबाई कितनी है। और लंबाई से ये पता चलता है कि कोई तरंग कितनी दूर तक जा सकता है। जितना ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा वह तरंग उतनी दूर तक जाएगा। लाल प्रकाश जानते हैं सबसे ज्यादा दूर से दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। बैगनी रंग सबसे कम दूर तक दिखाई देता है, इसका मतलब उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? ओके, तरंग दैर्ध्य समझ में आया, आवर्तकाल समझ में आया, आयाम समझ में आया, समझ में आया नहीं? अब उसके बाद हम बात करते हैं, ऊर्जा की भी बात कर लें, ठीक है, ऊर्जा की बात कर लें। जिसका आयाम जितना ज्यादा उसकी ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, ओके, उसकी तीव्रता उतनी ज्यादा होगी। लाल प्रकाश में ऊर्जा कम होती है, देखा होगा लाल प्रकाश में ऊर्जा कम होती है ना? नहीं जानते, इसको भी नहीं जानते। इसका प्रयोग देखो, घर चूल्हा जलता हुआ देखा, लकड़ी जलते हुए देखा, नहीं देखा? लकड़ी का कितना बड़ा हम लोग जलाते हैं, बड़ा सा बर्तन हम उसके नीचे रखते हैं, है ना, लकड़ी जलाते हैं, तो खूब ज्यादा ये रोशनी करते हैं। उसका उसके प्रकाश को देखा किस रंग का होता है? लाल या पीला होता है ना। और वही चीज, उतने बड़ा बर्तन हम गैस जलाते हैं, कितना छोटा होता है, समझे ना? गैस का, इससे जल्दी खाना इसमें पक जाता है, उससे ज्यादा ये जल रहा है, ज्यादा दूरी में जल रहा है, लेकिन ये कम, उससे कम दूरी में जल रहा है, लेकिन ये जल्दी पक जाता है। दोनों की रोशनी पर ध्यान दीजिए, ये किस रंग का होता है? इसका मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी है, बैगनी रंग ज्यादा एनर्जी देती है, समझे ना? और जो है ये लाल रंग कम एनर्जी देती है, ठीक है। तो अगर हम आयाम की बात करें तो बैगनी रंग का आयाम क्या होगा? लाल वाले से ज्यादा होगा। ये बैगनी हो गया और ये क्या हो गया आपका? लाल हो गया, ठीक है। और जिसका आयाम ज्यादा ज्यादा होगा उसका ऑटोमेटिक तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ऐसे समझो, ये ध्यान दीजिएगा, एक रस्सी है इतनी बड़ी, अगर हम इस रस्सी को इतना करें तो ये इतना तक पहुंचेगा, लेकिन अगर हम इसका आयाम और बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये रस्सी और छोटी नहीं हो जाएगी? बोलो, बात समझे? क्लियर आ गया ना? तो जो ज्यादा दूरी तक जो तरंग पहुंच रही होगी, जो ज्यादा दूरी तक पहुंच रही होगी उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा, लेकिन आयाम कम होगा, यानी कि उसमें ऊर्जा कम होगा। अब एक चीज और सिखाते हैं आप लोग। डीजे वाला साउंड देखे हैं, एक तो भोंपू वाला साउंड देखे हैं? बोलो, भोंपू वाला साउंड जो होता है बहुत दूर तक पहुंचता है, 2 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। डीजे वाला साउंड नजदीक तक रहता है, लेकिन तीव्रता सबसे ज्यादा एनर्जी किस में रहती है? डीजे वाले साउंड में। जब बजता है तो पूरा हिला देता है, और भोंपुआ बजता है तो कुछ नहीं, है ना, लेकिन वो दूर तक पहुंचता है। हार्न वगैरह में जो लगा होता है, हार्न वगैरह, वो भोंपू वाला लगा होता है ताकि वो दूर तक पहुंचे, और डीजे वाला नजदीक तक का होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, जो भोंपू वाली ऊर्जा निकल रही, ध्वनि ऊर्जा, उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, इसलिए वो बहुत दूर तक पहुंचता है। और जो डीजे वाला है उसका आयाम ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो नजदीक पहुंचता है ना। उसके लिए एम्पलीफायर वगैरह का यूज करते हैं हम लोग, आयाम बढ़ाने या घटाने का काम जो है एम्पलीफायर करते हैं। एम्पलीफायर से जो है उसको बढ़ाया घटाया जाता है, तो जब उसको कम कर देंगे तो इसकी तीव्रता ज्यादा हो जाएगी, तो ये इतनी ही दूर तक पहुंचेगा, लेकिन खूब ज्यादा एनर्जी से पहुंचेगा, है ना, पूरा गमका देगा, है ना। और ये जो है वो दूर तक, है ना। बात समझ रहे हैं? ये ज्यादा अच्छा लगता है और ये कम अच्छा लगता है। हाँ, अभी माइक बजा करके कह दिया जाए नाचने को, तो अब कुछ लोगों की बात है तो वो तो बिना साउंड के भी नाच लेते हैं। हमारे यूपी में है कुछ लोग हैं तो खाली
हाँ, मुंह से गुनगुना के नाच लेंगे या जनरेटर की आवाज से नाच लेंगे, है ना। सुबह उनको पता चलता है कि ये क्या कर दिया हमने, उस समय तो उनको पता नहीं चलता है क्योंकि वो दूसरी दुनिया के लोग होते हैं, है ना। हाँ, वो कुत्ते उत्ते के साथ में रात भर सोते रहते हैं, सुबह उनको पता चलता है कि हाँ कैसे नाचे थे वो कुत्ता भौंक रहा है उस पर भी डांस करेंगे वो दूसरे तरीके की दुनिया। हमारे चलो ठीक है, एक मजाक का हो गया। ये समझ में आया? आयाम तरंग दैर्ध्य समझ में आ गया? यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं ना। आयाम ये हो गया कि उसकी तीव्रता कितनी है, तरंग दैर्ध्य ये है कि वो कितनी दूरी तक जाएगा। ये सारी चीजें आप लोग समझ में आ रहे हैं। आवर्तकाल किसे कहेंगे? एक कंपन करने में जितना समय लगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है तरंग दैर्ध्य, एक बार कंपन करने में वो जितनी दूरी चला हो, इसी को हम तरंग की लंबाई भी कहते हैं और तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। और बहुत सारी चीजें इसमें, एक और पार्ट बन के आता है आवृत्ति, है ना। आवृत्ति मतलब वही कंपन। आवृत्ति होता है एक सेकंड में वो कितनी बार कंपन करता है। आवृत्ति यन बराबर होता है 1/T, है ना। एक सेकंड में वो कितनी बार कंपन, बताइए। जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा वो एक सेकंड में ज्यादा बार कंपन करेगा, या जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा वो करेगा। जैसे हम एक सेकंड की बात कर रहे हैं तो ये एक सेकंड में यहां तक कंपन कर लेगा, और इसकी बात करेंगे तो एक सेकंड में ये एक ही सेकंड यहां तक पहुंचना है हमें, तो ये देखेंगे तो एक सेकंड में कितनी बार कंपन कर लेगा? 2 बार, अगर वहां तक हमें पहुंचाना हो तो। समझ रहे हैं? तो जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसकी आवृत्ति क्या होगी? ज्यादा, है ना। और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? भाई ये इसका तरंग दैर्ध्य, इसकी तरंग की लंबाई जब तक ये एक बार कंपन करेगा तब तक ये 2 बार पहुंच जाएगा वहां तक पहुंचाने में। समझ में आ रहा है ना। तो आवृत्ति भी समझ लीजिए एक तरीके से आयाम को डिनोट करता है। तो आवृत्ति किसे कहेंगे कि वो एक सेकंड में कितनी बार कंपन कर रहा है। अब आयाम आवृत्ति समझ सकते हैं आप लोग। जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, आवृत्ति को यन से डिनोट करते हैं, यन ज्यादा होगी उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी लेकिन दूरी कम पहुंचेगा वो। जिसकी आवृत्ति कम होगी, आवृत्ति यन कम होगी, ऊर्जा कम होगी लेकिन दूरी ज्यादा पहुंचेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब आगे चलिए देखते हैं। आयाम, आवृत्ति, ये सारी चीजें समझ में आ गई। देखिए प्रकाश से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रकाश की बात हम लोग करते हैं। प्रत्येक पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित करता है और अवशोषित भी कर सकता है। प्रकाश उत्सर्जित भी होता है और अवशोषण भी करता है। प्रकाश के उत्सर्जन और अवशोषण के कारण ही हमें कोई वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। समझ रहे हैं ना। प्रकाश उत्सर्जन और अवशोषण के कारण ही कोई वस्तु, हम जैसे ये नीला दिख रहा है आपको, ये नीला क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये अपने अंदर से केवल नीले प्रकाश को ही क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी को अवशोषित कर रहा है। कोई वस्तु हमें तब दिखाई देगी, जैसे ये हो गया, एक वस्तु है ये हमें दिख रहा है, ये तब दिखाई देगा जब सूर्य का प्रकाश है, कोई प्रकाश इसके ऊपर पड़े और यहाँ से परावर्तित होकर के हमारे नेत्र में पड़े, तो नेत्र को ये वस्तु क्या होगी? दिखाई देगी। तो जैसे ये नीला रंग दिख रहा है तो इसका मतलब इस वस्तु ने सिर्फ नीले रंग को क्या किया है? रिफ्लेक्ट किया, बाकी को अवशोषित कर दिया। तो अवशोषण और उत्सर्जन के कारण, प्रकाश अवशोषण और उत्सर्जन के कारण ही हमें क्या होता है? वस्तु दिखाई देती है। इतना क्लियर हो गया? ये कपड़े का वो नहीं है, ये कपड़े का गुण नहीं है कि ये नीला दिख रहा है। सफेद छोड़ दीजिए, श्वेत छोड़ दीजिए, अगर अंधेरा बिल्कुल हो तो श्वेत भी ले लीजिए। अंधेरा बिल्कुल अंधेरा हो, बिल्कुल रोशनी कहीं ना पहुंच रहा हो, वहां पे लाल, काला, हरा, पीला, नीला कपड़ा लेके जाके देखिए, क्या वो दिखाई देगा? सारे के सारे काला दिखाई देंगे। जैसे ही लेकिन सूर्य की रोशनी पड़ती है तैसे ही वो अपने अपने रंग में दिखाई देते हैं। हमारे इस कपड़े में एक विशेष प्रकार का केमिकल बनाया जाता है जो सिर्फ उस रंग के प्रकाश को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, तभी ये रंग आ जाता है। कोई कलर नहीं है तो सफेद है ना। अब इस पे हमने मार्कर चलाया काले का, तो ये काला एक केमिकल है जो कि सिर्फ काले रंग को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, सूर्य के प्रकाश की हम लोग बात करते हैं। सूर्य का प्रकाश आप लोग देखते होंगे कि ये चारों तरफ फैला होता है ना। बहुत ध्यान से, अगर आप बहुत ध्यान से मतलब इसका जब सूचितम विभाजन करते हैं, ऐसे तो दिख रहा है कि पूरे में सूर्य मतलब प्रकाश ऐसे फैला हुआ है, लेकिन प्रकाश इस तरीके से नहीं आता कि इकट्ठे मिल जाए। प्रकाश
छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, किरणों के बंडलों के रूप में आता है। 3 किरणों के बंडलों का, कम से कम 3 किरणों का बंडल आता है, ठीक है। 3 किरणों के बंडलों, मतलब किरणों के बंडलों के रूप में उनको प्रकाश क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। ये तरंग है हमारा, बात समझ रहे ना, ये क्या है आपका तरंग है। 3 तरंग आगे आएंगे, प्रकाश को लेकर के आएंगे, मतलब किरणों के बंडल के रूप में प्राप्त होता है। ऊर्जा किसके माध्यम से आती है, प्रकाश ऊर्जा किसके माध्यम से आती है, और ये तरंग हमने बना दिया है, ठीक है। एक ले लिया, ये आ रही है, कितने के आएंगे, कम से कम 3 किरणों का बंडल या 3 तरंगों का बंडल हम कह सकते हैं इसको। ये प्रकाश हमको ऐसे बंडल, छोटे छोटे बंडल पैकेटों के रूप में प्राप्त होता है, सुनिए ना, इकट्ठे नहीं प्राप्त होता। प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में हमको क्या होता है, प्राप्त होता है, समझ में आया। जब प्रकाश बहुत धीमा रहेगा तो ये दिखेगा, बहुत धीमी लाइट हो, 100 वाट का बल्ब लगा हो तो वहां पे देखेंगे वो जलता उस पर दिखाई देगा। प्रकाश में इकट्ठा प्राप्त नहीं होता, छोटे छोटे बंडलों के रूप में प्राप्त होता है। इसको हम बोलते हैं फोटोन। इन बंडलों को क्या बोलते हैं, प्रकाश हमें किस ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, फोटोन ऊर्जा की। देखिए उस एक लाइन को समझाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। प्रकाश हमें फोटोन ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, समझा ना। इस ऊर्जा को जो मेजर किया जाता है, नापा जाता है, वो है क्या, क्वांटम में, है ना। किसमें नापा जाता है, क्वांटम। 11th में जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे दूसरे चैप्टर में, वहीं पे तुरंत क्वांटम संख्या है। तो ये जो एनर्जी मेजर की जाती है, ये छोटे छोटे बंडलों को, वो क्वांटम में, हालांकि क्वांटम एनर्जी फिर बाद में जूल में कन्वर्ट होती है, लेकिन इस एनर्जी को प्रदर्शित करने के लिए हम क्वांटम का यूज करते हैं। तरंग एनर्जी को प्रयोग करने के लिए, बताने के लिए, जो है प्रदर्शित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, क्वांटम, है ना। अब देखिए ये फोटोन ऊर्जा हो गई। अलग अलग रंगों की ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं, बोलिए, अलग अलग रंगों की ऊर्जाएं क्या होती हैं, अब यही तो बता रहे हैं ना आप। लाल वाले का कम होता है, बैगनी वाले का ज्यादा होता है, बोलिए। प्रकाश सारी रंग के ऊर्जाओं को, सारे रंग को एक साथ लेकर के आता है, लेकिन जैसे इसको किसी पदार्थ में से गुजारा जाता है तो चूंकि सबकी ऊर्जाएं अलग अलग है, और जैसे एक पदार्थ हो गया, इसमें कोई चीज गुजारा जा रहा है, किसी चीज को फेंका जा रहा है इसमें से, जो बहुत तेज होगा वो ऐसे गिरेगा इससे टकरा करके, जो धीमा होगा थोड़ा ऐसे गिर जाएगा, बोलिए, धीमा चल रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। जो बहुत तेज जा रहा होगा ऐसे जाएगा, मतलब ऊर्जाओं के अकॉर्डिंग, ऊर्जा के अकॉर्डिंग, ऊर्जा के मतलब उसमें तरंग में ऊर्जा के अकॉर्डिंग ये पता चल जाएगा। अगर हम उसे किसी पदार्थ में गुजारे तो वो अलग अलग क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ये सारे एक साथ आ रहे थे, मिलके सारे एक साथ आ रहे थे, लाल पीला हरा नीला सब एक साथ आ रहे थे। जैसे इनको किसी पृष्ठ से गुजारा गया, ये अपनी, चूंकि लाल में अलग ऊर्जा होता है, बैगनी में अलग ऊर्जा होता है, ये हम प्रयोग करके देख लिए ना, क्यों जी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया देखें, सुने कि नहीं। सबसे ज्यादा किस रंग के प्रकाश में होती है, लाल रंग। पीला और हरा में, पीला और हरा में सबसे कम होता है, पीला और रक्त में सबसे कम होता है, समझे ना। और क्या कहते हैं, हरा और इसमें बैगनी में बिल्कुल होता ही नहीं, समझे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होती है, लाल, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दूरी तक पहुंचता है और कम प्रकाश ऊर्जा लेके आता है। ये सारी चीजें बायोलॉजी में सीखेगा। हमारा कहने का मतलब ये है, अभी सब एक साथ आ रहे थे, जब इनको किसी पृष्ठ में से गुजारा गया तो इनकी ऊर्जा के अनुसार जो ज्यादा तेज जा रहा था वो ज्यादा दूर पे जाके गिरा, जो ऐसे आ रहा था वो नजदीक गिरा, बस हो रहा है ना। तो इस तरीके से ये बट गए। अब देखिए ध्यान से, ये हम 2 ऊर्जाओं का लिखे हैं, ये अलग फोटान है, ये अलग फोटान है, क्यों, ये लाल हो गए, बैगनी हो गए, पहले एक जैसा आ रहे थे, फिर इनको एक पृष्ठ में से गुजारा गया, इस तरीके से बढ़ गए। ये जो अलग अलग फोटान ऊर्जा बट रहे हैं, अलग अलग ऊर्जा बट रहे हैं, इनको हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। जो प्रकाश सम्मिलित रूप से इनको प्राप्त होता है, मतलब फोटान का, उस प्रकाश का छोटा रूप फोटान हो गया,
अभी हम कह सकते हैं कि फोटान ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ये जो अलग अलग रंग के प्रकाश बन रहे हैं इन्हें को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। समझ में आया ना? क्यों जी? तो अब ध्यान दीजिएगा, अब इसने कहा है प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो अपने अंदर से क्या उत्सर्जित करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है या प्रकाश अवशोषित करता है? पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित या अवशोषित करते हैं। इस विश्व में अगर हमें कुछ दिखता है, अगर दिखा है तो इसका मतलब वो प्रकाश उत्सर्जित या अवशोषित करेगा, है ना? प्रकाश ऊर्जा वो स्वतः क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ने को पाएंगे आप। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर, है ना? और कण आवेशित भी होते हैं। परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित, तो न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। जब आवेशित कण गति कर रहे होते हैं तो वो लगातार अपने अंदर से प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। समझे ना? अच्छा, ऊर्जा तरंगों के माध्यम से आती है। तरंग अलग अलग प्रकार के होते हैं, तरंग कई प्रकार के होते हैं। जैसे प्रकाश ऊर्जा हमको विद्युत चुंबकीय तरंगों से प्राप्त होती है ना? ध्वनि तरंग भी है, बहुत सारे प्रकार के तरंग होते हैं और रक्त तरंगे हैं, है ना? तो ये सारी चीजें आगे बाद में पढ़ोगे, लेकिन व्यवहार समझाने का सिर्फ इतना मतलब था। देखिए, प्रत्येक पदार्थ जो है प्रकाश ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो क्रिप्टॉन की बात की गई थी, क्रिप्टॉन 86। क्रिप्टॉन 86 का मतलब ये उसका परमाणु भार है ना? परमाणु द्रव्यमान संख्या क्रिप्टॉन ये एक पदार्थ है, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, ये भी प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। अब चूंकि प्रकाश जो है हमने बोला कई प्रकार से होगा, कई प्रकार का होगा ना, लाल पीला हरा नीला सब होंगे। तो इन प्रकाशों में से सिर्फ वो प्रकाश, कौन सा प्रकाश लेना है हमें? नारंगी। आप जानते होंगे स्पेक्ट्रम में विबग्योर पढ़ा होगा आप लोगों ने। विबग्योर में O फॉर ऑरेंज आता है, ऑरेंज मतलब नारंगी होता है। तो इसमें से कौन सा प्रकाश लेना हमें? नारंगी। बिल्कुल वायलेट लेंगे तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, रेड लेंगे बड़ा हो जाएगा। तो इनके बीच में एक नारंगी आया जो थोड़ा ऐसे था, ठीक है? अब ये एक तरंग की लंबाई है या एक तरंग की तरंगदैर्घ्य है। उन्होंने कहा कि जो क्रिप्टॉन 86 से प्रकाश निकल रहा है उसमें से कौन सा रंग लेना हमें? भाई अब प्रकाश निकल रहा है उसका एक स्पेक्ट्रम होगा ना, और नारंगी प्रकाश का जो होगा वो तुम्हारा ये वायलेट अगर है तो थोड़ा ये क्या होगा? बड़ा होगा। ये आपका नारंगी होगा। 1 मीटर वह दूरी होगी जिसमें 16 लाख ऐसे, ये एक तरंग हो गया ना, ये यहां तक का एक तरंग हो गया। फिर उसके बाद ये दूसरा हो जाएगा ऐसे, कितना? 16,50,763.73 तरंगे आ रही। मान लो एक तरंग इतनी दूरी हो गया। अब ऐसे 16,50,763 तरंग अगर लगातार हम रखते जाएं तो जितनी दूरी बनेगी उतनी दूरी को क्या बोलेंगे? कितने क्या बोलेंगे हम? 1 मीटर। समझ आया? या हम ये भी कह सकते हैं कि वह दूरी मतलब 16,50,763.73 बार वो कंपन कर चुका हो। भाई एक कंपन में इतनी दूरी तक किया है ना, ये इसका तरंगदैर्घ्य हो गया। हम ये भी कह सकते हैं उसका तरंगदैर्घ्य कितना हो? 16 लाख, हालांकि इतना तो नहीं होगा, उसका तरंगदैर्घ्य 16,50,763.73 गुना, उसके तरंगदैर्घ्य का इतना गुना। अरे तरंगदैर्घ्य हो तो इतनी दूरियां होगी, इसी में इतना गुणा करा देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा? 1 मीटर। या ये भी कह सकते हैं कि 1 मीटर वह दूरी है जिसमें नारंगी प्रकाश का कितना कंपन होता हो? 16,50,763.73 कंपन, है ना? टाइम मत बताइएगा कि कितने टाइम में हो रहा है, क्योंकि टाइम में नहीं पता है। तो इसीलिए केवल लंबाई को ही बताएगा कि जिसमें कितनी तरंगे आ सकें। 16,50,763.73 तरंगे आ सके। एक तरंग इतना हो गया। अरे ये बहुत बड़ा करके दिखाया, वो तुम्हें दिखेगा ही नहीं, इतना छोटा होगा, इसलिए इतनी दूरी ली 16,50,700। अब इतनी दूरी अगर हम 16,50,000 करेंगे पहले बात पहुंचेंगे, है ना? बात समझ रहे हैं? तो वो बहुत छोटा होगा, उन्हें दिखेगा ही नहीं उसका कंपन मॉडल। अभी समझ में आ गया क्रिप्टॉन क्यों लिया गया? और कोई तत्व नहीं। जब कह रहे हैं सर जी कि सारे तत्व प्रकाश उत्सर्जन करते हैं तो और क्यों नहीं लिया गया? तो और में ये हो गया ना कि बाकी और जो तत्व हैं वो क्रियाशील होते हैं, किसी ना किसी तत्व से क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं। समझे ना? किसी ना किसी तत्व से क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं। लेकिन ये क्रिप्टॉन क्या है? सक्रिय तत्व है। अब बोलेंगे सर
हीलियम भी अक्रिय तत्व है, उसको लेना चाहिए था, ले सकते थे, बना सकते थे, लेकिन क्रिप्टॉन का जो एनर्जी ऊर्जा उत्सर्जन होता है वो बाकी और की अपेक्षा ज़्यादा तीव्रता से होता है, हीलियम से ज़्यादा तीव्रता का होता है, यानी इसका आयाम थोड़ा ज़्यादा होता है ना। और ऊर्जा उत्सर्जन में इसका मान कभी परिवर्तित नहीं होता है, बाकी और का परिवर्तित हो सकता है, समझे ना। तो इसलिए क्रिप्टॉन लिया गया। क्रिप्टॉन लेने का सबसे पहला कारण यह है कि ये एक अक्रिय तत्व है, बाकी और अक्रिय तत्वों से भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसको इसलिए लिया गया कि क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध है और उसके बाद इसके तरंगों को आसानी से जो है प्रयोग किया जा सके। उस समय जो है क्रिप्टॉन, जब ये खोजा गया होगा, क्रिप्टॉन उनके सामने आया होगा, है ना, उसका उन्होंने देखा होगा आयाम ज़्यादा था, उस जल्दी समझ में आ गया। अभी हीलियम का लेते तो और हो सकता है और तरंगों की संख्या और ज़्यादा बनती, है ना, हो सकता है कि उसका आयाम ज़्यादा होता या उसका आयाम कम होता तो कम तरंग आते, है ना, लेकिन अब क्रिप्टॉन पे प्रयोग किया गया तो उससे मिला जो उससे बनाया गया। मेरे समझ से जहाँ तक ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे तुम्हारे सबसे समझ से परिभाषा तो समझ में आ गई, क्यों जी? क्या बोला? 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86, क्रिप्टॉन 86 जो लिखा है वो उसका क्या है, परमाणु भार है। शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित नारंगी रंग का प्रकाश है। कई रंग के प्रकाश उत्पन्न हो सकते हैं ना। अरे भाई बिग्योर पड़े होंगे आप, क्यों बोलो? 7 रंग के ना, इसमें से कौन सा लेना हमें? ऑरेंज। वायलेट इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि ये बहुत छोटा होगा, अब तो ये थोड़ा बड़ा है ना, ऑरेंज थोड़ा बड़ा है। रेड इसलिए नहीं लिया गया होगा क्योंकि रेड उसका ज्यादा बड़ा हो गया है ना। अब आगे तरंग पढ़ोगे तो वो सारी चीजें समझ में आएगी, कौन कौन सा किस किस भाग में प्राप्त होता है, उस हिसाब से देख पाएंगे। यहाँ से जो ऑरेंज कलर का है इसके द्वारा जो तरंग उत्पन्न हो रहा है उसकी इतनी तरंग लंबाई होगी, एक तरंग हो गया। ऐसे कितने तरंग होने चाहिए? 16,50,763.73 तरंगे होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ कोई समस्या नहीं ना? बोलो, ये परिभाषा समझ में आ गई? इतना बताना पड़ा आप लोगों को। अब हमको लगता है कि आज इसी में टाइम बीत गया क्या? लंबाई के अन्य मात्रक लिख लीजिए उसी में। लंबाई के अन्य मात्रक में एक मात्रक आता है आपका एंगस्ट्रॉम, है ना, एंगस्ट्रॉम आता है। एक के ऊपर ऐसे आप डिग्री लगा लीजिए, एंगस्ट्रॉम पढ़ा जाता है ना। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। एक फर्मी भी आता है, एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात -15 मीटर, ठीक है। लंबाई के अन्य मात्रक में है। और एक यक्ष मात्रक आता है, क्या आता है? एक यक्ष मात्रक, ये वैल्यू आती है आपकी 10 की घात -13 मीटर। यक्ष मात्रक मतलब अब ये भी समझ लीजिए, यक्ष किरण, यक्ष किरण समझ रहे हैं ना? नहीं समझते? एक्सरे देखा है जो वहाँ पे जो जैसे एक्सरे करते हैं, जैसे हाथ टूट गया तो आप एक्सरे करवाते हैं तो एक लाइट निकलती है ना, वही क्या है? एक्सरे। तो वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन उस जो तरंग आ रही है उसका नाम क्या है? एक्स है। और ये 10 की घात -3 मीटर मतलब समझ रहे हैं उस तरंग की लंबाई कितनी है? 10 की घात -3 मीटर है। मतलब ये जो एक बार कंपन किया, अगर ये एक्स रे है तो उसकी लंबाई कितनी है? 10 की घात -13 मीटर, बहुत छोटा। मतलब 1 मीटर का 10 की घात बटे 10वां भाग, है ना। अब 10 की घात 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 मीटर का 1 अरबवां भाग, 1 मीटर का 1 अरबवां भाग, समझ में आया ना? सॉरी, अरब नहीं, हो जाएगा अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 10 खरब, 10 खरबवां भाग। 1 मीटर को 10 खरब छोटे टुकड़ों में तोड़िए तो एक यक्ष रे, यक्ष रे मतलब एक यक्ष किरण होती है, पता है ना, तरंगे अलग कई प्रकार की होती है, तो उसमें से एक यक्ष तरंग आती है आपकी, यक्ष किरण आती है आपकी, उसकी जो है लंबाई कितनी होती है? 10 की घात -3 मीटर, ठीक है। एक एक्सरे है। फिर उसके बाद एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब ये हो गया 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10 की घात 8 मीटर, 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी क्या होती है? चाल होती है किसकी? प्रकाश की। 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको हम क्या बोलते हैं? 1 प्रकाश वर्ष। 1 वर्ष में कितना सेकेंड आएंगे? 1 वर्ष का अगर हम बात करें तो कितना दिन होता है?
365 दिन, लगभग 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा एक सामान्य वर्ष में 365 दिन 6 घंटा होता है। तो इस हिसाब से 365 दिन का अगर हम 365 एक दिन में कितने घंटे 24 और ये प्लस 6 घंटा रख लीजिए आप। 365 दिन प्लस 6 घंटा होता है ना एक दिन में, सॉरी एक वर्ष में। ये इतना घंटा हो गया। अब इसको सेकंड में बदलना है। एक घंटे में कितना सेकंड? अब बताते हैं साहब, 3600 सेकंड। एक घंटे में 3600 सेकंड, और ये इसका भी हो जाएगा 6 गुणे 3600। अब इन्हीं को क्या कर लीजिए आप, जोड़ घटा लीजिए, गुणा कर लीजिए, तो इतना क्या हो जाएगा सेकंड। अब इसी को फिर से कितने से गुणा कर देंगे? 3 से, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे। अब चाल तुम्हारा 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर है, बोलो। और समय कितना है आपका? इतना सेकंड। उसमें गुणा करा दीजिए जितनी वैल्यू आएगी। तो वैल्यू आ रही कितना? 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। और या इसको लगभग हम कितना मान लेते हैं, लगभग वाले पे भी हम आएंगे, लगभग वाले पे भी चर्चा करेंगे। ये लगभग 10 के करीब है ना, तो ये 10 अगर गुणे 10 की घात 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की घात 16 मीटर। तो जब प्रकाश वर्ष की बात आएगी गणना में, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना रखेंगे हम लोग? 10 की घात 16 मीटर। समझ में आया ना? कोई दिक्कत है यहाँ पे? पक्का? अब उसके बाद ये प्रकाश वर्ष हो गया। तो लंबाई के और छोटे बड़े मात्रक ये आपने लिख लिया, ठीक है, बहुत है। एंगस्ट्रॉम बाकी तो कल का बताए थे। नैनो को कैसे चेंज करना है, पीको को कैसे चेंज करना है, वो तो छोटे बड़े आप बना ही लोगे, है ना। 0 से लेकर के 10 की घात 12 तक ऊपर और नीचे दोनों तक बना सकते हो। वो छोटे बड़े बनाने के अतिरिक्त ये 4 मात्रक और बन सकते हैं आपके। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर, एक फर्मी बराबर 10 की घात -15, एक एक्स मीटर बराबर एक एक्स मात्रक। समझ रहे हैं ना? एक्स मतलब एक किरण है, एक तरंग है, तो उस तरंग की जो लंबाई होती है वो कितनी है? 10 की घात -13 मीटर। क्लियर हुआ? और ये प्रकाश वर्ष समझ रहे हैं? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी एक क्या कहलाता है? एक प्रकाश वर्ष। जब गुणा कराए तो 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर, या लगभग इसको कितना मान लिया? 10 की घात 16। क्लियर हो गया लंबाई का? चलिए आज फिजिक्स इतने रखते हैं, बहुत पढ़ लिए फिजिक्स।